नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए भाई, आज का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा है परसेंटेज। अब परसेंटेज को ही आगे बढ़ाते हुए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया आपकी स्क्रीन पे, आपके इस वाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। लिखा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इस तरह से ये लिखोगे 25% अधिक है तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। 4 का इसमें 1 को ऐड कर दो, 5 हो गया। अब इसका डिफरेंस बताओ कितना है, कितनी अधिक है, 1%। 1 में ये वाला राइट हैंड पे चलना है, 1/5 गुना में 100 कर दो यहाँ से, 5 पंजा, ये 5 से 5 20 100, 20% आपका आंसर आ गया। 20% आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप देखोगे 25% अधिक है तो 25/100, इसको आप फ्रैक्शन को आप सिंपल करोगे तो 1/4 आएगा। 4 में 1 को जोड़ दिया, 5 हो गया। तो एक जो डिफरेंस आएगा उसका 1 में ये वाला 5, राइट हैंड वाला 5 मल्टीप्लाई बाय 100% पूछा है तो 20। आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला इसका ये होता है R/R+100 × 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले से करोगे R की वैल्यू 25/125 गुना 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 5 से ये 20, आंसर आ जाएगा 20%। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, और इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को करते चलोगे तो बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। उल्टा उसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, 20% कम है, तो यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % अधिक है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन ये उसमें था कि ए की आय बी की आय से ऊंचाई समझ लो 25% अधिक है, इसमें कम हो गया है। तो हमारा तो भाई फंडा चलना है भाई, ये 20% है, 20%। तो इस फ्रैक्शन को आप तोड़ोगे, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, 1/5। अब यहाँ पे तो हुआ था अधिक, लेकिन यहाँ पे हुआ है कम। कम में तो माइनस करना है, अधिक में जोड़ना है। ठीक है, तो ये 5, जो 5 का हो गया 4, एक माइनस कर दिया मैंने इसमें से, ये वाला वैल्यू। अब आपको पता है डिफरेंस कितना है, 1। 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। तो उसी 1 में राइट हैंड वाली वैल्यू को लेना है आपको, बटे में 4 गुना में 100, आपका आंसर आ गया 25%। ठीक, ये आपका आंसर आएगा। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। इसका सेम उल्टा क्वेश्चन है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। देखो, ये बहुत बार आता है, यदि कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक परिवार को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उस पर खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। देखो क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, चीनी के रेट यदि 20% बढ़ जाते हैं तो किसी परिवार को उसका कंजम्पशन, उसका खपत कितना कम कर देना चाहिए कि ताकि उसका जेब खर्च ना बढ़े। तो उसकी खपत कितनी % कम करनी है, उसको खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला रहेगा,
सॉल्व करते हैं यहाँ से। 20% बढ़ रहा है ना, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 है ना, 1/5 अधिक हो रही है, यानी कि पहले चीनी का मूल्य 5 था, अब 6 रुपये। हाँ 1 मिनट भाई, थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, तो ये कहता है कि यदि चीनी का मूल्य 20% अधिक हो जाए तो खपत कितनी कम कर दे। तो फ्रैक्शन को हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, यानी कि पहले मान के चलते हैं कि पहले चीनी का रेट 5 रुपये किलो था, अब 6 रुपये किलो हो गया, तो खपत कितनी कम कर देनी चाहिए। डिफरेंस देखो, डिफरेंस खपत कितनी कम कर देनी चाहिए, 1 का डिफरेंस है यहाँ पे बटे में 6 गुना में 100। अब आपको बताया कि जब 100 को 100 बटे में 6, इसको इससे आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 100 बटे में 6, 6 एकम 6, 4, 6 6 36, 4, ठीक है, 16 सही 4/6, यानी कि 2 2 4, 2 4 6, 16 सही 2/3, ये आपका आंसर है ना। तो ये आपका आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मैंने एक तरह के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 12% बचत करता है। यदि उसका खर्च 12% बचत करता है, वो कहता है यदि उसका जो मासिक खर्च है वो 19,360 है तो उसकी आय कितनी है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये है तो आय कितनी है, उसकी जो सैलरी है वो क्या है, मंथली सैलरी क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो, एक व्यक्ति की जो आय का 12% सेव करता है, यदि उसका खर्च ये है। अब देखिए, बचत और खर्च, बचत करता है 12% और खर्च करता है, सीधी सी बात है कि भाई 100% में से 12% आप घटा दोगे तो 88% हो गया। ठीक है, ये खर्च हो गया। अब जो 88% है वो वैल्यू ये है 19,360 रुपये, तो 100% निकालने में क्या जा रहा भाई। ठीक है, यानी कि 88% रिप्रेजेंट करता है 19,360 रुपये को, 1% रिप्रेजेंट करेगा 19,360 बटे में 88, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा, इसके मल्टीप्लाई में 100 लिख दो। ठीक है, तो ये आपका भाई आंसर हो जाएगा। बाईस हजार, 2,20,000 कितना है। 22,000 भाई। ठीक है, आप इसको करके देख लेते हैं। आपका 22,000 का आंसर आ गया। काट भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काट लेते हैं। 22,000 से डिवाइड हो गया और 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 1 4 चौक 16, ये इतने, और इसको हमने यहाँ पर काट दिया। फिर आप 4 से काट सकते हो, 2 से 11 बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से कट जाए
बोर्ड पे स्पेस कम है, मैं ऊपर लिखता हूँ एक बार फिर से, इसको हम काटते हैं। हमारा जो बना था वो था 19,360 मल्टीप्लाई बाय 100 बटे में 88, यही था ना। इसको आप काटोगे तो 22,000 ही बनेगा। चार से काट दिया 22 बार इसको, और ये हो गया 25 बार। हाँ 100 को 25 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा 2 से 11 बार, और ये कट जाएगा भाई 2 नाम 18, 1 19, 13 हो गया यहाँ पे। 2 नाम 18, 1 19, 2 6 12, 13, 2 8 16, ये हो गया 9680। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 22,000। टाइम कंज्यूमिंग हो रहा थोड़ा, मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करना। अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका जो मूल्य है वो 4600 है, इसका अंकित मूल्य क्या है? वही सेम क्वेश्चन। मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, यानी कि कोई वस्तु, कोई मैच यानी वस्तु है, उसके मूल्य में 8% कटौती कर दी। 8% कटौती करने पर उसका जो मूल्य है 4600 रुपये है, 4600 रुपये है। तो उसका मूल्य बताना है, मैच का रेट बताना है, यानी कि जो 92 मतलब कंप्लीट जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है, ठीक है। उसमें से जब 8% काटने के बाद वैल्यू ये है, यानी कि 100 में से 8% आप घटाओगे तो 92% जो है, 92% की जो वैल्यू है वो 4600 रुपये है। 1% की वैल्यू 4600 बटे में 92 है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालने में क्या जा रहा है, 4600 बटे में 92 गुना में 100। सेम पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करो भाई। तो 5000 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है, और उसमें से कह रहा है कि भाई 8% कटौती करने के बाद जो रेट है वो ये है, तो आपको उसका अंकित मूल्य बताना है। यानी कि 92% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू ये हो गई, तो 100% की वैल्यू ये हो गई। सीधी बात, नो बकवास, हो गया काम। चलो अच्छा, और थोड़ा क्वेश्चन का तरीका बदल देते हैं भाई। दिख रहा है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त होने थे, ठीक है। सनी को एक परीक्षा में पास होने के लिए, पास के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 36% थे। सनी को 36% अंक प्राप्त करने, उसने 24% अंक प्राप्त किए, लेकिन अंक को प्राप्त करे उसने 24%। 36% लेने थे लेकिन उसने लिए 24%। तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो वो फेल हो गया, कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंक से, ठीक है। 9 अंक से वो भाई फेल हो गया। तो इसने पूछा क्या है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक पूछा है, ठीक है। यानी कि पूर्णांक का 100%
जो वो था वैल्यू, पेपर कितने नंबर का था आप कह सकते हो इस तरह से। तो वही भाई 36% चाहिए थे लेकिन ले पाया 24%, यानी कि 36 में से 24 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12%। 12% की वैल्यू है वो आपकी 9 है, यानी कि वो 12% से ही तो फेल रहा, यानी कि 9 अंक से फेल रहा। 12% की वैल्यू 9 अंक है। 12% की वैल्यू कितनी है? 9 अंक। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 9 बटा में 12। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 9 बटा में 12 गुना में 100, ठीक है। 4 तिया 12, 25 चौका 100, ठीक है। 3 तिये 9, 25 तिये 75। ये आपका 75 अंक का पेपर था, ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है भाई, समझ लो एक बार। वेरी 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 इजी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ, लेकिन थोड़ा समझने का फर्क होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक लिए तथा वो 45 अंक से उत्तीर्ण रहा। सेम इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिए इसको। सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। उसने 30% अंक लिए, ठीक है, तथा 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। कितने अंक से? 45 अंक से फेल हो गया। दूसरा छात्र है, उसने 42% अंक लिए। पहले ने 30% लिए, दूसरे ने 42% अंक लिए, ठीक है। जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे, जो कि वो पास हो गया, यानी कि मिनिमम अंक जो निर्धारित थे पास होने के लिए, उससे भी 45 नंबर अधिक ले गया वो। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से सिंपल सी बात है। ये देखो, पहला है उसने 30% अंक लेके 45 अंक से फेल हो गया। दूसरा है 42% अंक लेके 45 अंक जो न्यूनतम मार्क है उससे 45 नंबर अधिक ले गया। अब देखो कितने का डिफरेंस हो गया? 12% का, ठीक है। जो इनका गैप है उसके 45 नंबर कम है, इसके 45 नंबर ज्यादा है, यानी कि जो 12% का गैप है वो 90 नंबर का है, ठीक है। जो 12% का गैप है वो 90 मार्क्स का है दोस्तों। तो 1% का गैप 90 बटे में 12। तो 100 की वैल्यू निकालने में क्या जा रहा है भाई? 90 बटे में 12 गुणा में 100, ठीक है। इसको आप काटोगे, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 से वही 25 और 3 से 3 तिया 30, ठीक है। 25 तिया 75, 750। ये आपके आगे पूर्णांक मार्क्स, ठीक है। ये आपके आ गए पूर्णांक, जितने ये जो पूर्णांक है, ये जो एग्जाम था वो टोटल 750 नंबर का था। अब चाहो तो आप 750 का 30% बता सकते हो, उसमें 45 अंक जोड़ सकते हो, ये उसका वो हो जाएगा। मिनिमम पास मार्क कितने चाहिए थे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये दो क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो ये कहता है, बहुत बार आया क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 176400, यहाँ तक लिख देते हैं पहले तो। एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है।
है और 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब इस पे क्वेश्चन बनाया है उसने, एग्जामिनर ने। पहला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या है जो 1,76,400 है, जिसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो अब क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यानी कि अभी जो जनसंख्या है वो इतनी है, तो 2 वर्ष बाद तो सीधी बात है और ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अच्छा पहले इसी को तोड़ देते हैं, क्या होगी जनसंख्या। बड़ा आया, देखो 5% की वृद्धि, पहले वाला ही चलते हैं, राइट हैंड फॉर्मूला। 5%, 5 एकम 5, 5 बीसी 100, ठीक है, 1/20। वृद्धि हो रही है तो हमने क्या करा था, प्लस करा था। 20 का हो जाता है 21, 2 बार है ना, तो फिर से 2 वर्ष बाद, मानो पहले में अब की जनसंख्या ये है, ठीक है, 1 वर्ष बाद आपकी 21 हो गई, फिर इस पे चलेगा अगले फिर वर्ष, अब फिर दोबारा से, लेकिन हम 20/21, 2 वर्ष है ना, तो इस तरह से आप करोगे। यदि 2 है तो 20/21, 20/21 आपको 2 बार ही लिखना है। 20 20 400, 21 441। अभी की जो वैल्यू है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू के बराबर है। और आपको ये वाली वैल्यू पूछी गई है कि 2 वर्ष बाद वैल्यू होगी जो वो कितनी होगी। समझ आ रहा है कि 2 वर्ष बाद वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 176400 जो है वो इस 400 के बराबर है। आप इसको इस तरह से लिखो, 400 रिप्रेजेंट करता है 176400 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 176400 बटे में 400, ठीक है। तो 441 की वैल्यू तो हमें बतानी है, ये रिप्रेजेंट कितने को करेगा, तो गुना में 441 यहाँ पे कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसको यहाँ से काट दीजिएगा, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441 का स्क्वायर जो भी होगा वो आंसर होगा, ठीक है। 441 गुना 441, ये हो गया भाई आपका 1,60,000, सॉरी 1,94,481, 1,94,481, 1,94,481, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1,94,481 आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे। एक कस्बे की जनसंख्या जो वर्तमान की है वो इतनी है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो वृद्धि के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई जो इसको फ्रैक्शन को तोड़ के 20 का 21 कर दिया, 2 बार है तो 2 वर्ष बाद, तो 20 का 21 कर दिया, 3 होता है तो यहाँ पे 20 का 21 एक बार और लिख देते हैं। 20 20 400, 21 441, ये जो 400 रिप्रेजेंट करता है वो अब की वैल्यू को इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 441 की वैल्यू हमें बतानी है, 2 वर्ष बाद वाली वैल्यू ये, जब इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक की वैल्यू निकालो फिर इसकी वैल्यू निकाल दो। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन जो दूसरा है। अब कहता है कि 5% वृद्धि तो होती है, लेकिन 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। जैसे वहाँ पे 441, देखो चलो करा ही देते हैं। अब देखो 5% वार्षिक वृद्धि है, वृद्धि के लिए आपको पता है 5 20 100, 1/20, यानी कि 20 का हो गया 21, 20 का हो गया 21, यही चल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अभी कहता है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 20 20 400, 21 441, ठीक है।
आंकड़े तो वही हैं, लेकिन सिर्फ समझने का फर्क है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो आप समझ सकते हो कि जो अब की जनसंख्या है वो ये है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कम होगी, यानी कि अब इसको ये समझ के चलना है कि 441 की वैल्यू ये है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, जब 441 की वैल्यू ये है तो 400 की वैल्यू तो इससे कम होगी नहीं होगी, ये चीज़ तो आप समझ सकते हो, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब आप वही करोगे, उल्टा कर दोगे। 441 रिप्रेजेंट करता है 176400 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 176400 बटे में 441, और भाई फिर 400 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, इसमें 400 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 16, 1,60,000, 1,60,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फॉर्मूले से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, ये सिंपल ट्रिक है, इसको याद रखें और सेकंडों में आंसर दें। ठीक है, एक बार देख लो इसको ध्यान से। अच्छा भाई, अब अगला क्वेश्चन है कि कहता है एक मशीन जिसकी वैल्यू फ़िलहाल 1,20,000 है, जिसका 10% की दर से वार्षिक अवमूल्यन होता है, मतलब कि 10% रेट हर साल कम हो जाते हैं उसके, तो 2 वर्ष बाद मशीन की वैल्यू क्या रहेगी, मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन हो गया। मशीन की वैल्यू 1,20,000 है, इसका 10% रेट से दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद मशीन की वैल्यू क्या रहेगी, मशीन का मूल्य क्या रहेगा, ये आपको बताना है। देखो, वर्तमान मूल्य है जो वो 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 है, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्तमान मूल्य 1,20,000 है, और जो अवमूल्यन होता है, डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो 10% वार्षिक दर से हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद उसने इसका पूछा है मूल्य कि 2 वर्ष बाद इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। हमने क्या करना है, देखो 10% कम हो रहा है, इसको उठा लो परसेंट को, 10 बटे में 100, 10 बार 1/10 आपकी फ्रैक्शन हो गई, यानी कि 10, कोई चीज़ 10 रुपये की है, उसकी 1 साल बाद वैल्यू 9 रुपये हो गई, एक माइनस कर दिया, क्योंकि अवमूल्यन है, यानी कमी आ रही है कि उसमें अवमूल्यन है। तो आप देखोगे 2 वर्ष बाद है ना, तो फिर से दोबारा से ये हो गया, 10 की 10 से मल्टीप्लाई, 9 की 9 से मल्टीप्लाई, 100, 10 से 9 9 81। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखोगे वर्तमान जो मूल्य है वो 100 रिप्रेजेंट करता है इसको, 1,20,000 को, तो आपको 2 साल बाद जो वैल्यू रह जाएगी वो 81 रह जाएगी, तो 81 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो 100 रिप्रेजेंट करता है 1,20,000, एक रिप्रेजेंट करता है 1,20,000 अपॉन 100, 81 रिप्रेजेंट करेगा, तो मल्टीप्लाई 81%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 120, ये हो गया आपका 1200 गुना में 81, 1200 गुना 81 जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। 1200 गुना 81 जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 97,200, 97,200, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक मशीन की कीमत जिसकी वर्तमान वैल्यू 1,20,000 थी, 10% वार्षिक दर से उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी। सेम पहले वाला फॉर्मूला है, सिर्फ समझने का फेर है। कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस करके लिख दो, और वृद्धि हो रही है तो उसमें प्लस करके लिख दो, बस इतना सा फर्क होता है। चलो आगे देखते हैं इसी तरह के परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन।
देखो क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। कोई आयत है रेक्टेंगल, कोई आयत है, लंबाई में 10% वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 10% कमी कर देते हैं, तो क्षेत्रफल पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। 10% वृद्धि के लिए आपको पता है 10/100, 10 एकम 10, 10 100, यानी कि कोई भी चीज़ है 10, पहले 10 थी अब हो गई 11। इस तरह से 10% कमी के लिए इसमें से माइनस कर दो। कोई भी चीज़ की वैल्यू अब 10 है और कमी हो गई तो अब हो गई 9, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया। इसको आपने सॉल्व करना है। 10 × 100, 11 नाम 99। अब कितना कम है, ये 100 से कम है 1, तो 1% का क्षेत्रफल पे इफेक्ट पड़ गया भाई। 1% की कमी हो गई, 1% की कमी आ गई क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 1% की कमी आ गई, ये आपका आंसर रहेगा। करेक्ट। एक आयत की लंबाई पहले 10% वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, अपना बनाया हुआ है कि 10/100 फ्रैक्शन को वृद्धि हो रही है तो पहले जो उसकी वैल्यू 10 थी अब 11 हो गई, 10 और 11। कमी हो रही है तो 10 में से माइनस कर दो, 10 पहले 10 थी 9 हो जाएगी, 10 के 10 से मल्टीप्लाई, 11 से 11 से 100% पे आपको पता चल रहा है 100% पे 1% की कमी हो जाती है, यानी कि क्षेत्रफल पहले 100 था अब 99 रह जाता है। 1% कमी आ गई 100 पे। अच्छा, अगला देखते हैं क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। सोचो मगर प्यार से, ठीक है, सोचो, देखो मत, सोचो मगर प्यार से। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। A B C ये 3 संख्या है, ठीक है, कह रहा है भाई दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, बाद में लिख देते हैं। देखो मान लेते हैं भाई एक संख्या 100 है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% अधिक है, एक 30% अधिक है तो वो हो गए 130, तथा एक 40% अधिक है तो वो हो गई 140। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, ये वो दो संख्याएं है, पहली A, ये B और ये C, ये वो तीसरी संख्या है, ठीक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% से 40% है, तो देखो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि दूसरी से ये वाली से पहली का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, समझ में आ गया। तो सिंपल है प्रतिशत कितना है भाई, 130 में 140 गुना में 100 काट दो, ये आंसर आ जाएगा आपका 0 0 1300 में 14, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। पहली से सिर्फ आपने समझ के आंकड़े बनाने, अगर आप ऐसे लिख देते हो ना A B C तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आपने ये चीज़ें समझने की क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है, तो दूसरे से पहली संख्या का प्रतिशत बताना है, ठीक है।
अच्छा, और देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले ही बताया था मैंने, इस तरह के क्वेश्चन में करा चुका हूँ। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? यानी कि 10 कोई चीज़ फ्रैक्शन करोगे 10/100, तो कोई चीज़ पहले 10 थी, अब 11 हो गई है। कमियाँ इसमें इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। 1/11 गुना में 100, आंसर आपका आ जाएगा भाई जो भी आएगा 9 से 1/11, 9 से 1/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि अनिल की